कहानी शुरू होती है अंधेरे के बीच चमकती हुई रून आर्ट से। हवा में तैरते हुए पुराने सिंबल्स, जैसे खुद दुनिया उन्हें याद कर रही हो। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये एक पवित्र शक्ति थी, एक ऐसी ताकत जो इंसानी जात के जन्म से भी पहले मौजूद थी। माना जाता था कि जो चुने गए होते थे वो पैदा ही रून आर्ट्स के साथ होते थे। ये शक्तियां प्रकृति के नियम नहीं माना करती थीं। ये आग को बुझा सकती थीं, पहाड़ों को तोड़ सकती थीं और मौत को भी रोक सकती थीं। जिनके पास ये ताकत होती वो पूरी सृष्टि पर राज करते। उनके नीचे सब कुछ आता, जमीन, आसमान, जिंदा और बेजान। पुरानी इंसानी सभ्यता उन्हें देवताओं का वरदान मानती थी। उन्हें चमत्कार कहा जाता था। लोग सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते थे। पर हजारों रून्स के बीच सिर्फ एक रून ऐसी थी जिसे कभी वरदान नहीं कहा गया। एक रून जो बाकी सबसे अलग थी, लाल और काली, जैसे खून और अंधेरा एक साथ जल रहा हो। रून ऑफ असुरा। जहां बाकी रून्स उम्मीद देती थीं, ये रून सिर्फ बर्बादी लाती थी। इस रून के साथ पैदा होने वाले लोग इंसान नहीं माने जाते थे। और फिर दृश्य बदलता है। बर्फ से ढका हुआ एक जंगल, एक इंसान जान बचाता हुआ भाग रहा होता है। आदमी जोर से चिल्लाता है, यहीं रुक जा। फिर और आवाजें आती हैं और लोग निकल आते हैं, हाथों में मशाल और हथियार। साले, छोड़ दो इसे, बस भागने दो। पर जैसे ही वो इंसान और आगे बढ़ता है, पीछे से गुस्से भरी आवाज गूंजती है, दोबारा कभी यहां अपना चेहरा मत दिखाना, तू एक राक्षस है। वो इंसान भागते भागते बर्फ पर फिसलने लगता है। उसकी सांस फूल चुकी होती है, खून उसके कपड़ों से बह रहा होता है और सफेद बर्फ धीरे धीरे लाल होती जा रही होती है। यही हमारा मुख्य किरदार होता है। वो भाग रहा होता है, पर हर कदम के साथ उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है और फिर वो गिर जाता है, बर्फ के ऊपर, अकेला, टूटा हुआ। तब ऊपर से आवाज आती है। 3 लोग वहां खड़े होते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, ये इंसान तो लगता नहीं है ना। दूसरा हैरानी और डर के साथ बोलता है, हे भगवान, पूरा खून में डूबा हुआ है। मुख्य किरदार मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। उन्हें देखना चाहता है, पर सब कुछ धुंधला होता है। उसकी सांसें टूट रही होती हैं। एक आदमी घबराकर बोलता है, हमें खून बहना रोकना होगा। सुन रही हो लिंडा, जल्दी रून आर्ट्स का इस्तेमाल करो। एक औरत और एक छोटी बच्ची आगे आती हैं। उनके हाथ चमकने लगते हैं। चिकित्सा वाली रून आर्ट्स सक्रिय होती है। नरम रोशनी मुख्य किरदार के शरीर को घेर लेती है। आदमी धीरे से कहता है, चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। मुख्य किरदार उनकी आवाज सुन रहा होता है, पर उसकी आंखें बंद होती जा रही होती हैं। आखिरी बार वो उन्हें देखता है और फिर अंधेरा छा जाता है। 7 साल बीत जाते हैं। सुबह की धूप एक सुंदर से गांव पर पड़ती है। हवा शांत होती है। बच्चों की हंसी दूर तक गूंज रही होती है। गांव के बीच एक बूढ़ा और बूढ़ी खड़े होते हैं। बूढ़ा गुस्से में बोलता है, असुरा की रून यहां कैसे हो सकती है? तुमने इस छोटे से गांव को पूरा उजाड़ दिया है। यहां से दफा हो जाओ। उनके सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा होता है। वो ठंडी और लापरवाह आवाज में बोलता है, बेकार में हमारी मेहनत रुक गई। बूढ़े लोग बहुत ज्यादा चीखते हैं। तब गांव के 2 जवान आगे बढ़ते हैं। ओए, तू कौन है? हमारे गांव में क्या कर रहा है? नकाबपोश आदमी धीरे से हंसता है और बोलता है, ओए तू, जरा इधर आ। एक जवान हैरानी से कहता है, तेरे पास? क्यों? अगले ही पल खून हवा में उड़ता है। नकाबपोश आदमी अपना हाथ उसके सीने के आर पार कर देता है। जवान की आंखें फैल जाती हैं और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। नकाबपोश आदमी धीरे से मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हें लगता है बिना रून आर्ट्स या माना के किसी को ढूंढ सकते हो? फिर वो हवा को महसूस करता है और कहता है, मैं महसूस कर सकता हूं पूरी तबाही की बदबू। दृश्य जंगल की तरफ बदलता है। अंधेरे में आवाज आती है, बेन, लिंगा, वो लोग चले गए, अब बाहर आना सुरक्षित है। पेड़ के अंदर से हरकत होती है। लिंडा बाहर आती है और गहरी सांस लेती है। बाहर की हवा कितनी ताजी है। मुख्य किरदार धीरे से बोलता है,
मैं हमेशा अजीब लोगों को अपने आसपास ले आता हूं, मेरी वजह से ही। एक बुढ़ा आदमी बोलता है, बच्चे, यहां किसी को ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। फिर एक औरत प्यार से मुख्य किरदार और लिंडा को देखकर बोलती है, तुम दोनों फिर से धूल से ढके हुए हो। सोचूं तो हमेशा यहीं छुपे रहते हो ना? लिंडा बोलती है, बेन को ये जगह पसंद है। मुख्य किरदार कहता है, हाँ, 7 साल पहले तुमने मुझे यहीं बचाया था, इसलिए पूरे गांव में ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। मुख्य किरदार लिंडा की फैमिली के साथ रहता है। वो उनके साथ वक्त बिताता है, हंसता है, काम करता है और धीरे धीरे उन्हें अपनी ही फैमिली मान लेता है। सब लोग मिलकर खुश रहते हैं। लिंडा के पिता पूछते हैं, वैसे शादी की तैयारी कैसी चल रही है? लिंडा की मां कहती है, सब हो चुका है, जैसे ही सूरज ढल जाएगा हम शुरू कर देंगे। सब लोग खुश होते हैं। रात का दृश्य आता है, गांव में शादी हो रही होती है। मुख्य किरदार और लिंडा दोनों खुश होते हैं। लिंडा शर्मा रही होती है। लिंडा के पिता बोलते हैं, आज से तुम दोनों विवाहित हो, सबके सामने अपने वादे के कुछ शब्द कहो। लिंडा गांव वालों की तरफ देखकर बोलती है, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें इतना खुश करूंगी कि तुम रो पड़ो, बस इतना ही। गांव वाले हंसते हुए कहते हैं, यही है हमारी लिंडा, कितनी हिम्मती है, बहुत बढ़िया। फिर मुख्य किरदार बोलता है, सबसे पहले मेरी वजह से मैं माफी चाहता हूं। मैंने सबको बहुत मुश्किलों से गुजारा है। जिस भी गांव से मैं गुजरा वहां बीमारी आई, जंग आई, कत्लेआम हुआ, तबाही हुई। जहां भी मैं गया दर्द और चीखों की आवाज मेरे पीछे आई। मैं कभी कहीं टिक नहीं सका। अगर तुमने मुझे 7 साल पहले उस दिन अपनाया ना होता तो शायद मैं तभी मर गया होता। इसलिए मुझे अभी भी नहीं पता कि असुरा की रून लेकर किसी का यहां रहना सही है या नहीं। लिंडा गुस्से में एक मुक्का मारती है और बोलती है, चुप हो जा, ऐसा मत बोल। अगर हम डरते तो 7 साल पहले तुम्हें बचाते ही नहीं। झूठ होगा अगर कहूं कि जब हम तुमसे पहली बार मिले थे तो हमें डर नहीं लगा था, पर जब असली खतरा गांव पर टूट कर आया तुमने सबकी रक्षा की। तब हमने फैसला कर लिया था कि अब हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। लिंडा धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चाहे फिर से मुसीबत आए, हम साथ मिलकर सामना करेंगे, जैसे उस दिन किया था। गांव वाले खुश होते हुए चिल्लाते हैं, बिल्कुल सही बैन, हम हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्या बैन इतना नर्म दिल रहकर लिंडा का ध्यान रख पाएगा? दृश्य लिंडा के माँ बाप पर जाता है। लिंडा की माँ मुस्कुराकर बोलती है, चलो रस्म पूरी करते हैं तुम दोनों। मुख्य किरदार लिंडा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं लिंडा। लिंडा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं बैन। दूर अंधेरे में नकाब पोश आदमी की डरावनी मुस्कान दिखाई देती है। वो धीरे से बोलता है, मेरी तो आंखें नम हो रही हैं। रात गहरी होती है। सब लोग नाच गाना खाना हंसी मजाक में मस्त होते हैं। फिर अचानक ऊपर से जोर का हमला होता है। सबकी आवाजें एक पल में थम जाती हैं। सन्नाटा। मुख्य किरदार की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अपना हाथ देखता है, खून लगा होता है। वो आगे देखता है, जमीन पर लाशें पड़ी होती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दूर से लोगों की चीखने की आवाज आ रही होती है। वो खड़ा होता है, आगे बढ़ता है और फिर जोर से चिल्लाता है, ये क्या है? क्यों क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? उसकी नजर और आगे बढ़ती है, और लाशें। फिर वो देख लेता है अंकल पाटिल की लाश, आंट कारा की लाश। वो कांपते हुए बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये क्या है? पीछे से आवाज आती है, पीकबू। नकाब पोश आदमी अचानक सामने आ जाता है और हमला करता है। मुख्य किरदार पीछे लड़खड़ाते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है। नकाब पोश आदमी लिंडा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए आगे लाता है। वो हंसता है और बोलता है, असुरा की रून को छुपा लो, कहीं मिल न जाए। सब तैयार, मैं आ रहा हूं। मुख्य किरदार चीखता है, तुम कौन हो? क्यों क्यों कर रहे हो ये सब हमारे साथ? नकाब पोश आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, मेरा काम सिर्फ तुमसे है। असुरा की रून जो तुम पैदा होते ही लेकर आए थे, किसी को उस रून के अंदर की असली तबाही चाहिए। बचे हुए लोग परेशानी होते हैं, इसलिए आसपास के सारे गांव भी मिटा दिए। सही किया ना? ये सुनकर मुख्य किरदार सन्न रह जाता है। नकाब पोश आदमी फिर बोलता है, मेरा तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे कहा गया है, इसलिए मुझसे ज्यादा नफरत मत करना। फिर वो हमला करता है। अचानक अनेक हाथ अंधेरे से निकलकर मुख्य किरदार को पकड़ने लगते हैं, उसे अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। नकाबपोश आदमी बोलता है, ये एक अलग जगह का कैद खाना है, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया।
यहाँ 1000 या 10,000 साल का कोई मतलब नहीं। जब वक्त आएगा तब तुम्हें बाहर निकालूंगा, तब तक शांत रहना। नकाबपोश आदमी हमला करते हुए धीरे से बोलता है, कौन जाने कब वो वक्त आएगा। उस वक्त दृश्य लिंडा पर जाता है। वो पूरी तरह खून से लिपटी हुई होती हैं। नकाबपोश आदमी ने उसके बाल जोर से पकड़ रखे होते हैं। लिंडा मुश्किल से सांस लेते हुए बोलती है, बैन, मुझे माफ़ करना। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ जी नहीं पाई। अब तुम्हें मेरे बिना अकेला जीना पड़ेगा, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो आखिरी बार मुस्कुराती है। मुख्य किरदार उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो एक गेंद जैसी शक्ति के अंदर कैद हो रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और फिर वो पूरी तरह कैद हो जाता है। अगला पल, वो एक अलग ही जगह पर होता है। चारों तरफ खून की नदियां बह रही होती हैं, बीच में एक बड़ा सा पत्थर, और वो उस पर गिरा होता है। वो धीरे से बोलता है, असली तबाही की शक्ति। मैं मानता नहीं था कि सब कुछ सिर्फ एक रून की वजह से हो सकता है, पर क्या शुरुआत से ही कोई रास्ता नहीं था? आखिर में मैं सिर्फ मौत और बर्बादी ही लाया। पैदा होते ही मेरा अंजाम तय था। अगर मैं अपनी किस्मत पहले मान लेता तो अंकल, आंट और लिंडा जिंदा होते। क्या एक बार भी सब कुछ अलग नहीं हो सकता था? मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता था, और मेरी बेवकूफ़ उम्मीदें, मेरी लालच सबको मार गई। वो टूट कर बोलता रहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मार दो, मार दो, मार दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं गलत था। अंधेरे से अनेक हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगते हैं, उसे और गहरी अंधकार में घसीटने लगते हैं। वो टूट कर बोलता है, मुझे माफ़ मत करो। चारों तरफ सिर्फ लाल रंग रह जाता है। वो खून के तालाब में लेटा हुआ धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा होता है। वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, अगर सच में कोई भगवान है तो मुझे इतनी जालिम किस्मत क्यों दी? या शायद विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं। मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मरने दो, बस मुझे आराम करने दो। तब अचानक लिंडा की आवाज़ गूंजती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है बैन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा। वो चौंक कर उठने की कोशिश करता है, ना 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 लिंडा, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से। कौन सा आराम, ये तो अंजाम है। कौन कहता है? मुझे बकवास मत दो। हिम्मत कैसे हुई मेरी? वो जोर से चिल्लाता है, मुझे खुद से सब कुछ खत्म करने का क्या हक है? फिर उसकी आवाज़ बदल जाती है, तुम्हें अभी मरने की इजाज़त नहीं है, अभी एक काम बाकी है। उसका शरीर हिलने लगता है, अंधेरा फटने लगता है, और फिर वो पूरी तरह बदल जाता है। असुरा, आवाज़ गूंजती है, असुरा की रून हमेशा बर्बादी लाती है। वो दानव रूप में चिल्लाता है, मुझे अब कोई परवाह नहीं, अब बर्बाद करने को कुछ बचा ही नहीं। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। बाहर कोई है जिसे मेरी रून चाहिए, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा, मैं उन्हें महसूस कराऊंगा। वो गुस्से में गरजता है, ये है मेरी असली तबाही। उसके जहन में गांव वाले आते हैं, लिंडा, उसका परिवार। बस थोड़ा इंतजार करो। वो धीरे से बोलता है, मरे हुए इंतजार कर सकते हैं, जब तक मेरा बदला पूरा ना हो। अचानक उसके आसपास गांव वालों की आत्माएं दिखाई देती हैं। वो उस पर हमला करने लगती हैं। सब तेरी गलती है, सब तेरी वजह से। वो दांत भींचकर बोलता है, सबसे पहले मुझे इस श्रापित जगह से निकलना होगा। अगले ही पल और आत्माएं उस पर टूट पड़ती हैं। सब तेरी गलती, मर जा। खून की नदियां उबलती हैं और अंधेरा उसके आसपास घूमने लगता है। धीरे से खड़ा था, आंखों में सिर्फ एक ही कसम जल रही थी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, चाहे 1000 साल लगे या 10,000 साल, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और फिर एमसी उन सब पर टूट पड़ा। लड़ते लड़ते 200 साल बीत गए, फिर 400 साल, फिर 600 साल। हर साल एमसी का जिस्म और टूटता गया, पर उसके दिल में जलती हुई बदले की आग और तेज होती गई। तब एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर आया। उसका साया पहाड़ों जैसा था। वो एमसी पर हमला करता है। एमसी धीरे से बोलता है, जो लड़का असुरा के रास्ते पर चलता है वो तबाही के बीच नाचता है। जायंट मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है, पर एमसी अभी तक असुरा के रून के अंदर छुपा असली राज नहीं जानता था। खून से भीगा हुआ, निराशा के दलदल में डूबा हुआ 999 साल बीत गए। जायंट फिर हमला करता है। एक जोर का मुक्का, एमसी दूर जा गिरता है। खून में लिपटा हुआ दर्द के बीच बदला उसे निगलने लगा था, पर उसके दिल की आग कभी बुझी नहीं। जायंट दोनों हाथ उठाकर हमला करता है। उसके सामने एमसी बहुत छोटा लग रहा था। हमला होता है।
जमीन टूटने लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। जायंट की मुट्ठी से खून टपकता है, धूल छा जाती है। उस धूल के बीच एमसी लहूलुहान खड़ा था। एमसी धीरे से बोलता है, ये आग कभी बुझेगी नहीं। उसकी हालत बहुत खराब थी। तब एमसी के सबकॉन्शियस मन में लिंडा आती है। वो कहती है, मेरा सपना सबसे पहले तुमसे शादी करना, तुम्हारी पत्नी बनना, फिर मेरे माँ बाप तुम्हारे सास ससुर बनेंगे, फिर न ज्यादा न कम, एक बेटा और एक बेटी, ताकि तुम हमेशा मुस्कुराते हुए घर लौट आको। हम अपना परिवार बनाएंगे, अपना छोटा सा स्वर्ग, वही मेरा सपना है। उस पल एमसी के अंदर असली तबाही की शक्ति जाग उठती है। असुरा का रूप, एक बड़ा सा डीमन मुंह खोले खड़ा था और उसके सामने एमसी, जिसके जिस्म से काली ऊर्जा निकल रही थी। हजारों आत्माएं एमसी पर हमला करने आती हैं। एमसी पूरी काली ऊर्जा छोड़ देता है। हर तरफ धमाका। डीमन धीरे से बोलता है, क्या यही है रून की असली शक्ति? असुरा का रून, तबाही का देवता, 666 हथियार बुलाता है, हर एक में विनाश की शक्ति। एमसी असुरा रूप में कहता है, अगर ये शक्ति उस दिन जाग गई होती तो कोई नहीं मरता, है ना? फिर एमसी सीधा हमला करता है। शॉकवेव से जमीन कांप उठती है। जायंट हवा में उछलकर पीछे गिरता है। अगले ही पल एमसी उसके पास पहुंचकर एक और मुक्का मारता है। पहला हथियार, एक दस्ताना जो पदार्थ को जर्रे जर्रे तक मिटा सकता है। जितनी ज्यादा मना उतनी ज्यादा तबाही। एमसी हमला करता है। जमीन हिलने लगती है। जायंट का शरीर फटने लगता है। फिर एक विशाल ब्लास्ट, सब खत्म। जंगल में फिर से हरियाली आ जाती है। 3 लोग एक आदमी को मार चुके थे। एक लड़की को नीचे गिरा रखा था। लड़की रोकर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक आदमी कहता है, पैसे नहीं? ठीक है, फिर तुम्हारे कुछ अंग ले लेंगे। अचानक एमसी उनके पीछे खड़ा होता है। एमसी पूछता है, अब कौन सा साल चल रहा है? एक आदमी हंसकर बोलता है, साल 1500 चल रहा है। एमसी धीरे से बोलता है, साल 1500। पीछे से कोई एमसी पर हमला करता है। एमसी शांत रहता है। तो इस दुनिया में सिर्फ 5 साल ही गुजरे। हमला करने वाला शॉक हो जाता है। 2 और लोग भी डर कर पीछे हट जाते हैं। एमसी असुरा रूप में खड़ा था। इतना तेज हमला करता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता। 2 लोग हवा में उड़कर पीछे गिरते हैं। एमसी उन्हें देखकर हंसता है। फिर एक और मुक्का, दोनों जमीन पर गिरते ही मर जाते हैं। तीसरा आदमी कांपने लगता है। एमसी उसकी तरफ देखकर कहता है, ओए तू। वो आदमी डर के मारे बोल नहीं पाता। एमसी धीरे से पूछता है, एक बात बता,